गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एटम और पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब हाउ एटम इज एसोसिएटेड विद पीरियोडिक टेबल। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि बोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि बोर्स एटम से रिलेटेड है और पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी मोज़ेले ने टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके दिया था। ठीक है, इस दौरान हमारे पास एक टॉपिक जो इसके अंदर आएगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा। वो दोबारा से यहाँ पे आएगा, रीस्टैब्लिश होगा। और फिर मैजिकल नंबर्स जो होंगे वो रिलेट हो जाएंगे किससे, जो आपके 2n² वाले फार्मूले से हैं। 2n² वाला फार्मूला जो एटम्स के लिए लगता है, ये फार्मूला हमें ये बताता है कि एटम के अंदर जो शेल्स हैं वो शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो अगर हम इस n की जगह डालते हैं पहला इंटीजर 1, तो 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू में 2, 2 होता है। ऐसे ही जब 2 डालते हैं तो फिर 8 आता है, फिर 18 आता है, फिर 32 आता है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट आते जाते हैं। मतलब जब n इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इंटू में 2 भी इनफाइनाइट होगा। तो ये जो रिलेशन है, ये बेसिकली जो फॉर्मूला चल रहा है, ये एटम्स के लिए एप्लीकेबल है और बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर शेल में कितने आ सकते हैं एटम के अंदर। और इस हिसाब से एटम का जो साइज़ है वो भी कितना है, इनफाइनाइट, क्योंकि एटम वहाँ तक माना जाता है जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पाया जा सकता है, इनफाइनाइट तक। क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पूरा का पूरा कंफर्म करा दिया जाता है, क्योंकि जो आप फार्मूला लिखते हो वो लिखते हो -13.6 Z² अपॉन में n², एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी शेल में। तो जब आप n की जगह इन्फिनिटी डाल दोगे तो बेसिकली तब जाके आयनेशन एनर्जी आती है। तो इसका मतलब ये है कि एटम कितना बड़ा होता है, इनफाइनाइट बड़ा होता है। क्लियर है, बट हाँ, हम जब पढ़ते हैं तो हम वहाँ तक पढ़ते हैं जहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है। बट हाँ, अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ एन एटम, तो कोई भी एटम जो है वो इनफाइनाइटली बड़ा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने पे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। गॉट इट? क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, तो जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कैसे 2, 8, 18, 32 रिलेट करता है पीरियोडिक टेबल के मैजिकल नंबर से। पीरियोडिक टेबल जो है वो मैजिकल नंबर पे बेस्ड है, दैट इज़ 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्लियर है, पॉइंट आता है समझ? तो इन्हें कहते हैं मैजिकल नंबर्स। मैजिकल नंबर्स, ये मैजिकल नंबर्स बेसिकली क्या बताते हैं कि जो पीरियोडिसिटी है उसको बताते हैं, मतलब कितने डिफरेंस पे रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी आती है। तो लेट अस सपोज कि हम फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर हमारे पास सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंचियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप के। इसका एटम नंबर कितना है, 1। इसका एटम नंबर कितना है, 3। इसका कितना है आपका, 11। इसका कितना है, 19। इसका कितना है, 37। इसका कितना है, 55। इसका कितना है, 87। क्लियर है, पॉइंट आता है समझ? क्लियर है। अब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक, क्योंकि सेम ग्रुप पे है। तो सेम ग्रुप पे है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, सेम। क्लियर है, तो ये बेसिकली 2,1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2,1 हो जाएगा, ये 2,8,1 हो जाएगा, ये 2,8,8,1 हो जाएगा, ये आपके पास 2,8,18,8,1 हो जाएगा, 2,8,18,18,1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 10, 28, 46, 54, 55। और जो लास्ट वाला है वो 2, 8, 18, 32, 18, 8,1। तो मतलब 10, 28, 30, 60, 78, 86, 87। क्लियर है, तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बेसिकली 1। तो इससे पता चलता है कि ये जो है सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़ हैं। गॉट इट? क्लियर है। और अब बात करते हैं कि जो रिपीटिशन है वो कितने एटॉमिक नंबर के बाद जो है आ रहा है। पहले में जो डिफरेंस आया वो कितने का है, पहले में जो डिफरेंस आया वो है 2 का। देखो 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2। ठीक है, ऐसे ही जो 3 और 11 में डिफरेंस है वो कितने का है, 8। फिर 11 और 19 में 8। क्लियर है, फिर 19 और 37 में 18।
फिर 37 और 55 में 18, और 55 और 87 में 32 का। अगर अगला होता तो 119 होता, तो उसमें भी 32 का डिफरेंस आता। तो ये रहे मैजिकल नंबर्स। मैजिकल नंबर्स आपको ये बता रहे हैं कि कितने के डिफरेंस में पीरियोडिसिटी आती है पीरियोडिक टेबल में। गॉट इट। तो हमें मैजिकल नंबर्स और जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल आइटम के अंदर आ सकते हैं उनके बीच में रिलेशन ढूंढना है, क्योंकि नंबर तो ऑलमोस्ट सेम से हैं। वहाँ 2, 8, 18 और 32 है, यहाँ भी 2, 8, 18 और 32 है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ 2 के बाद सीधा 8 आता है, फिर 18 आता है, फिर 32 आता है, और यहाँ 2 के बाद 2 बार 8 आ रहा है, 2 बार 18 आ रहा है, 2 बार 32 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गॉट इट? क्लियर है? और मैजिकल नंबर आपको ये भी बताते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके किस पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में कितने आ सकते हैं? 2, अगले में कितने आ सकते हैं? 8, फिर 18, फिर 32। अगर हम सबका सम करेंगे तो 10, 18, 36, 54 और 86 और 118। अच्छा, मैजिकल नंबर्स को अगर हम ऐड करते जाते हैं तो हमें नोबल गैस भी मिलता जाता है। फॉर एग्जांपल पहला नोबल गैस 2 पे आता है, हीलियम। दूसरा हमारे पास 2 + 8 10 पे आता है, दैट इज़ नियॉन। तीसरा 10 + 8 18 पे आता है, दैट इज़ आर्गन। फिर 18 + 18 36 पे आता है, दैट इज़ क्रिप्टन। फिर 36 + 18 54 पे आता है आपका जो है ज़ेनॉन। फिर 54 + 32 आपका 86 पे आता है, दैट इज़ रेडॉन। और उसके बाद 32 + 32 पे आता है, मतलब 32 + 32 मतलब 86 + 32 पे आता है 118 पे ओगेनस है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैजिकल नंबर्स को ऐड करते चलें तो जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आती है वो किसकी आती है? नोबल गैसेस की। गॉट इट? क्लियर है? तो ये सारा का सारा जो सस्पेंस बना हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है आज के लेक्चर में कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स की बात आती है। किसकी बात आती है? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जो पोजीशन थी इनसाइड एन एटम उनको डिफाइन करने के लिए क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल किया, NLM। ठीक है, और एक हमारे पास था S, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजिमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हाइपोथेटिकल था। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि बेसिकली ये तीनों तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले थे, और ये बेसिकली ऐसा था कि जैसे असलियत में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिर पाँव नहीं होते, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो उसकी रोटेशन है वो हाइपोथेटिकली अज्यूम की गई है कि या तो वो ऐसे घूम रहा होगा या तो ऐसे घूम रहा होगा। पहली बार डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो मतलब एक तरीके से वो एक उसका कोई हेड नहीं है, टो नहीं है, तो जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो बॉक्स के अंदर ऐसे और ऐसे दिखा देते हैं, जबकि ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सिर पैर तो है नहीं, तो उल्टा और सीधा का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो S होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो +½ स्पिन रखेगा या तो -½ स्पिन की प्रोबेबिलिटी रखेगा, वो एक हाइपोथेटिकल सोच हो जाती है। इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है। जबकि NLM जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए थे, दैट इज़ ये तीनों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, N जो आपको बताता है वो शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में? शेल के बारे में। L आपको बताता है सब शेल के बारे में। ठीक है, और M जो बताता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। क्लियर है? पॉइंट आता समझ? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, और कुछ इनके पास रिलेशंस मतलब कुछ इनके जो होते हैं रूल्स होते हैं। ठीक है, और वो रूल्स क्या होते हैं कि जो L है वो हमेशा < n-1 रहेगा। ठीक है, और जो M है वो जो है वो -L से +L के बीच में ही करेगा। तो मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है? +L, और मिनिमम कितना हो सकता है? -L। ठीक है, और जो स्पिन है या तो वो +½ आएगी या तो वो -½ आएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की +½ और एक की -½ ठीक है, एक ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये सारे रूल्स को हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना होता है। ठीक है, गॉट इट? तो चलते हैं आगे। तो अगर हम क्वांटम नंबर्स और एटम्स को जोड़ते हैं तो सबसे पहले जैसे N1 है तो मतलब कि फर्स्ट शेल की बात करते हैं। N1 है तो मतलब शेल फर्स्ट हो गया। शेल फर्स्ट को आप क्या नाम देते हो? K। ठीक है, अब इसके लिए L की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि मैंने बताया था L जो होता है वो n-1 = और लेस देन होता है। ठीक है, और 0 से नीचे तो हम जा नहीं सकते, नेगेटिव में ले नहीं सकते। तो n अगर 1 है तो L की एक ही वैल्यू हो सकती है 0।
ठीक है। L0 जो होता है वो S को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, उससे S रिप्रेजेंट होता है, या फिर S को L0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉइंट आता है समझ। तो L0 S के अंदर S को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर L0 होगा तो M0 होगा, इसका मतलब जो S सबशेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स के नंबर है वो कितने हैं, एक ही है, जिसका कोड क्या है, m=0। तो इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है। पॉइंट आया समझ, पक्का, ठीक है। और किसी भी सबशेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+1 इंटू में 2, ठीक है ना, किसी भी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। तो जैसे हमारा S होता है उसके लिए L0 होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम इस फॉर्मूला वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू में 0, तो 0 हो जाएगा, 0+1 1, 1 इंटू में 2 2। तो मतलब S ऑर्बिटल, S सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। ऐसे ही अगर P ऑर्बिटल, P सबशेल देखोगे तो जो L है उसके लिए 1 होता है, तो जब आप वहाँ डालोगे 1 तो 2 इंटू में 1 जो होगा 2 होगा, 2+1 3 होगा, 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे D सबशेल जो होगा, D सबशेल जो होगा हमारे पास, उसके लिए L की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2। तो अगर 2 डालोगे तो 2 टू 4, 4+1 5, 5 इंटू में 2 10, ठीक है। ऐसी F ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए L=3 लेते हैं, तो 3 इंटू में 2 6+1 7 इंटू में 2 14। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। ऐसे ही सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब S के अंदर 2 आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं, और D के अंदर 10 आते हैं, और F के अंदर 14 आते हैं, ठीक है। ये कहाँ से पता चलता है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर, अच्छा अब जैसे मान लो आपको निकालना है कि S के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, तो वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है आपको m की वैल्यू से। तो L0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0, तो इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया, 1। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है तो किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, P के बारे में बात करते हैं। तो P के लिए L कितना है, 1, तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, 3 वैल्यूज रख सकता है। तो इसका मतलब 1 2 3 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। पॉइंट आता है समझ, क्लियर है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं L=2, तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2। गॉट इट, क्लियर है। तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और अगर F के बारे में बात करते हैं तो M की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 7। क्लियर है। तो 7 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। तो दिस इज हाउ इट इज़ रिलेटेड। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली लोकेट करने के लिए क्वांटम नंबर्स लेते हैं। क्वांटम नंबर्स जो n होता है वो शेल बताता है, दैट इज़ फर्स्ट शेल, k हो गया, सेकेंड शेल हो गया L, थर्ड हो गया M, फिर हो गया O, फिर S चलता रहेगा, ठीक है, KLMNOPQRST ऐसे चलता रहेगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। और फिर L बताता है एजिमेटल क्वांटम नंबर, जो कि सबशेल्स के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, सबशेल्स के बारे में, ठीक है, सबशेल्स या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है। और m=0 जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, कौन से एक्सिस पे कौन से एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। और एक चौथा क्वांटम नंबर होता है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जो ये बताता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उनमें से एक की +½ स्पिन मानी जाएगी और एक की -½ स्पिन मानी जाएगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डन, अज्यूम्ड। और S के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर कितने आ सकते हैं, D के अंदर कितने आ सकते हैं, और F के अंदर कितने आ सकते हैं, वो हमने पता लगा लिया इस फॉर्मूले से, ठीक है। और उसके अंदर कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमने पता लगा लिया M से। तो हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर, शेल्स के अंदर कौन कौन से सबशेल्स आएंगे और उन सबशेल्स के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये सब हमें पता चल गया है। गॉट इट, क्लियर है। तो वी कैन ड्रॉ अ हाइपोथेटिकल एटम इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि एक एटम है और उसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं इनफाइनाइटली बड़ा है, तो उसका जो पहला वाला जो शेल है उसका K, फिर L, फिर M, फिर N ऐसे मान लेते हैं, और ऐसे कितने हैं, इनफाइनाइट शेल्स हैं उसमें, ठीक है, लेट अस सपोज, ठीक है।
उसके बाद O आ रहा है, फिर P आ रहा है, फिर Q आ रहा है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n², तो मतलब कि 2। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, अगले वाले में 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, फिर 72, फिर 90। क्लियर है? आई होप सो 90, 7, 7, 40, 98, सॉरी, ठीक है, डन। इसमें वैल्यू डाल के देख लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 7 7 49, 49 इंटू में 2 आपके पास हो गया 98। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in a particular shell। ठीक है, डन, पॉइंट आता समझ? क्लियर है? अब अगर ऐसा है तो जब पहला शेल है तो उसके लिए n कितना होगा 1, तो l कितना होगा 0। इसका मतलब जो पहला वाला शेल है उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल आ रहा है s। क्लियर है? क्योंकि L0 तो सिर्फ उसका होता है। अगर N2 है तो N2 का मतलब है N2 है तो L की वैल्यू हो सकती है 0,1, मतलब 2 आएंगे, एक S और एक P। अगले वाले में N3 है तो L की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो S P D, फिर S P D F, फिर S P D F G, लेट अस सपोज S P D F G H, S P D F G H I, S चलता रहता है, एंड सो ऑन। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? ये ध्यान रखने का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटम का अजम्पशन पूरा का पूरा, ठीक है। और आप चाहें तो पूरा का पूरा जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जैसे एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 आ रहे हैं, तो इसके अंदर 2 आ सकते हैं, इसके अंदर 6 आ सकते हैं, टोटल 8 आ रहे हैं, ये भी 8 आ रहा है। फिर एस का 2, फिर पी का 6 और डी का 10, तो 18 बन रहा है। फिर 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14, 32 हो रहा है। फिर ऐसे ही 2 + 6 8 + 10 18 + 14 32, 32 प्लस आपके पास जी में कितने आएंगे वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जी का एल ले लो, एफ का एल होता है 3, जी का एल ले लो 4, तो 4 का जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 8, 8 + 1 9, 9 ऑर्बिटल्स होंगे, और 9 नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 18 आएंगे। तो इसमें 14 आए थे तो इसमें 18 आएंगे, तो 18 जब 32 से ऐड होगा तो 50 आ जाएगा। ऐसी एच में कितने आएंगे? आप ले लीजिए, इसका एल ले लीजिए 5, 5 इंटू में 2 10, 10 + 1 11, इसमें 11 ऑर्बिटल्स होंगे, और 11 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इंटू में 2 करने पे, दैट इज़ 22। क्लियर है? तो 4 4 का डिफरेंस आता जाता है। एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते तो पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जी में 18, उसके बाद एच आएगा तो उसमें 22। तो बेसिकली 4 का डिफरेंस मतलब इंक्रीमेंट आता जाता है, और अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे जस्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमने एक हाइपोथेटिकल एटम को अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल को समझते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल को भी इसी फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, एक काइंड ऑफ चक्रव्यूह के फॉर्म में, ठीक है। और चक्रव्यूह में कितने द्वार थे? 7। चक्रव्यूह पता है ना, महाभारत में होता है, इट्स अ वॉर स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इट्स अ वॉर स्ट्रेटेजी, तो 7 पीरियड्स होते हैं, तो 7 पीरियड्स के लिए 7 द्वार बना लेंगे, तो ऐसे 7 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके आगे नहीं है क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, उसके बाद अभी डिस्कवर नहीं हुए, तो यहीं तक हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो वहाँ मैजिकल नंबर्स चलते हैं। तो वहाँ मैजिकल नंबर्स चलते हैं, तो सबसे पहले की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है? 2, फिर कितनी है? 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। मतलब क्या हुआ कि जिसने पीरियड टेबल बनाया, मतलब हेनरी मोज़ेले ने, उसने देखा कि जैसी रिपीटेशन आएगी तो रिपीटेशन के बाद उसने पीरियड चेंज कर दिया। तो जैसे उसने देखा कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद जो अगला एलिमेंट आ रहा था जिसमें उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी हाइड्रोजन से, वो लिथियम था, तो उसने पीरियड चेंज कर दिया। ऐसी लिथियम की किससे मैच कर रही थी? सोडियम, तो फिर पीरियड चेंज कर दिया। फिर सोडियम की पोटेशियम से मैच कर रही थी तो फिर पीरियड चेंज कर दिया। फिर पोटेशियम की मैच कर रही थी रुबेडियम से, फिर पीरियड चेंज कर दिया। और फिर रुबेडियम की कर रही थी सीजियम से, फिर चेंज कर दिया। और सीजियम की चेंज कर रही मैच कर रही थी फ्रेंशियम से, तो चेंज कर दिया। तो इट्स लाइक लीची ना खा रब कोसेगा फिर, ठीक है। तो लिथियम, उसके बाद हमारे पास आ गया सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो बेसिकली वो नंबर्स थे जिसके बाद पीरियड्स में चेंज आ रहा था, वो ये मैजिकल नंबर्स थे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेट अस सपोज कि हम
जो हैं पीरियोडिक टेबल को किससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एटम से। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम बोर्ड्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो उसने इसको एटम से रिलेट करने की कोशिश की। तो उसने क्या बोला कि जी पहला वाला जो आपका पीरियड है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखना कितनी है, 2, ठीक है ना, क्लियर है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो उसने 2 के साथ लिया और बोला कि जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ एस वाले ऑर्बिटल जिनमें फिल होता है, मतलब कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वही आएंगे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है जो एस ब्लॉक का माना जाता है, और एक हमारे पास हीलियम होता है जो नोबल गैस होने की वजह से 18 ग्रुप में है, बट बिलोंग करता है एस ब्लॉक से, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड की कैपेसिटी कितनी है, 8। तो 8 के लिए यहाँ भी sp था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, sp। इसलिए जब आप पीरियड टेबल पढ़ते हो तो सेकंड पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड पे लिथियम और बेसिकली बेरिलियम रहते हैं जो s ब्लॉक के होते हैं, और उसके बाद सीधा p ब्लॉक स्टार्ट होता है, बीच में d नहीं होता। गॉट इट, क्लियर है। फिर 8 आता है दोबारा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इनको नंबर दे देते हैं, 1 मतलब फर्स्ट शेल में आ रहा है तो फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड थर्ड, फोर्थ 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 फोर्थ, फिफ्थ 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 फिफ्थ, सिक्स्थ 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 सिक्स्थ, फिफ्थ सिक्स्थ, सेवन, सॉरी 6 7 7 7 7 7 7 7, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं तो इसका वाला जो पहले की कैपेसिटी और इसके वाले पहले की कैपेसिटी मैच कर रही है, ठीक है। इसीलिए अगर यहाँ पे 1s आ रहा है तो यहाँ पे भी 1s आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2s आ रहा है तो यहाँ पे 2s आ जाएगा, यहाँ पे भी 2p आ जाएगा। फिर हम चलते हैं आगे। तो इसका जो थर्ड वाला है उसकी कैपेसिटी है 8, जबकि एटम में थर्ड वाले की कैपेसिटी थी 18। तो इसका मतलब 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ S और P आ पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे SP D भी आ गया था, तो जो आ सकता है अगर उसकी बात करें तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, बट एक 3D जो है वो पेंडिंग में चला गया। इसका मतलब जो थर्ड पीरियड है उसमें 3s 3p 3d आना चाहिए था, बट 3d पेंडिंग में चला गया, ठीक है। अगले वाले की जो कैपेसिटी है वो 18 है, जबकि यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी थी, 32। तो 18 है तो क्या क्या आ सकता है, SPD आ सकता है। तो S और P तो बैलेंस चल रहे थे, 1 का 1 में आ रहा था, 2 का 2 में, 3 का 3 में, पर जो वहाँ पे फोर्थ वाला है, फोर्थ पीरियड, उसमें 4 वाला S और यहाँ 4 वाला S मैच कर जाएगा, क्योंकि S तो बराबर बराबर चल रहा है, ऐसे ही 4p और 4p मैच कर जाएगा। तो ये सारे बिल्कुल सही मैच करे जा रहे हैं। बट अब वहाँ पे पहली बार D आया है, तो हम 4D भरने की जगह पहले 3D को भरेंगे ना, जो पेंडिंग में है। तो इसका मतलब जो फोर्थ वाला पीरियड है उसमें सबसे पहली बार जो D आएगा वो 3D वाला आएगा, जो एटम के अकॉर्डिंग 3D, और 4D पेंडिंग में चला जाएगा और 4f भी पेंडिंग में चला जाएगा, बिकॉज कैपेसिटी खत्म होगी। इसी वजह से जब हम देखते हैं तो फोर्थ पीरियड में 3D आता है, इसलिए हम बोलते हैं D चलता है n-1 रूल पे। मतलब क्या होता है इसका कि एटम के अकॉर्डिंग वो थर्ड जो है शेल में आता है, और पीरियोडिक टेबल में उसे आना चाहिए था थर्ड पीरियड में, जबकि वो आ रहा है एक पीछे पीरियड में, मतलब n-1 में। मतलब कि जो फोर्थ पीरियड में है उसमें थर्ड वाला D ऑर्बिटल वाला आ रहा है। तो मतलब जिस पीरियड में वो है उससे एक कम करने पे हमको मिलता है क्या, जो D ऑर्बिटल है, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड में यहाँ पे n जो होता है वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्थ पीरियड में से एक माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, वो 3D ऑर्बिटल जो होगा फोर्थ पीरियड में होगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि जो फोर्थ पीरियड की कैपेसिटी है उसमें पहली बार D आ रहा है, और यहाँ पे पहली बार D जो है वो थर्ड में आके जा चुका है। क्या बात समझते हो, ये ध्यान रखने का है, ठीक है। तो D जो होता है n-1 रूल पे चलता है, क्यों चलता है समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3D थर्ड में आ जाता है, जबकि वहाँ पे 3D फोर्थ में आता है। तो मतलब फोर्थ में 3 आया है तो एक पीछे चल रहा है, जबकि S और P साथ साथ चल रहे हैं। इसके 1s उसका 1s 1 में है, 2s 2 में है, 3s 3 में है, 3p 2p समझ रहे हो, सब बराबर बराबर चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अगले की कैपेसिटी क्या है, अगले की कैपेसिटी है आपकी 5s, मतलब कि 18 है तो 5s आएगा, 5p आएगा, और अब D आएगा, क्योंकि 18 है तो SP D ही आ सकते हैं, क्योंकि 18 का मतलब होता है 2 आ सकता है, 6 आ सकता है और 10 आ सकता है, 14 वाला आ ही नहीं सकता, क्लियर है, क्योंकि 32 हो जाएंगे तो उतना कैपेसिटी नहीं है। अब ये D कौन से वाला होगा, पेंडिंग में क्या क्या चल रहे हैं, 4D और 4f चल रहे हैं, तो 4D का काम खत्म कर देंगे हम, तो 3D 4D यूज़ हो गए, तो यहाँ 4D आएगा, तो फिर दोबारा एक पीछे चल रहा है, तो फिफ्थ वाले पीरियड में फोर्थ D चल रहा है, दैट्स वाई n-1 रूल पे चल रहे हैं, और S और P कौन से रूल पे चल रहे हैं, n रूल पे,
ठीक है, पॉइंट आया समझ, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, तो अगले वाले जो और यहाँ पे कौन कौन सा पेंडिंग में चला गया, देखो 5s यूज़ हो गया, 5p यूज़ हो गया, 5d पेंडिंग में है, 5f पेंडिंग में है, 5g पेंडिंग में है, और 4f तो पेंडिंग में है ही, क्लियर है। और आगे चलते हैं, ठीक है। अगले ही कैपेसिटी है 32 का मतलब s ऑर्बिटल आ सकता है, p आ सकता है, d आ सकता है, f आ सकता है, क्या बात समझते हो, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो यहाँ पे sp df आ गया चारों का चारों। अब s तो बराबर बराबर भर रहा है बिल्कुल इसके जैसा, तो वहाँ पे फिर 6 आ जाएगा, p भी बराबर बराबर रहा है तो 6p आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ बात करते हैं d, तो d कौन सा पेंडिंग में है, 5 वाला, तो इसको 5 वाले d को यहाँ पे भर देते हैं, तो 6th पीरियड में 5d आ गया, फिर n-1 रूल पे चल रहा है। अब यहाँ पे 6th पीरियड में पहली बार f आया, और यहाँ पहली बार f कौन से में आ गया था, 4th में, तो 2 पीछे चल रहा है, तो इसका मतलब 4f उसके 6th में आया, तो कौन से रूल पे चल रहा है, n-2 रूल पे, गॉट इट। ऐसे ही एसोसिएट होते हैं। ऐसी लास्ट जो हमारे पास पीरियड है, वो पीरियड कौन सा है हमारे पास, 7th पीरियड, उसमें 32 कैपेसिटी है, तो फिर दोबारा sp-df ही आएगा, तो s तो बिल्कुल रेगुलर कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, जैसे यहाँ आता है वैसे ही वहाँ आ रहा है, तो 7s, p भी ऐसे ही चल रहा है 7p, d जो है वो एक पीछे चल रहा है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब 6th पीरियड में गए थे, जैसे वहाँ 6th पीरियड में गए थे, तो यहाँ 6th शेल में जब आए थे तो 6d पेंडिंग में था, 6f पेंडिंग में था, 6g पेंडिंग था, 6h पेंडिंग में था, और पीछे से 4f यूज़ हो गया था, 5f और 5g पेंडिंग में चल रहा था। तो जो पहली बार d आएगा वो कौन से वाला आएगा, 6 वाला आएगा, तो इसका मतलब 6d पेंडिंग में था तो पहले उसे भरेंगे, तो यहाँ 6d आ गया, और वहाँ पे f आ रहा है, तो f कौन सा पेंडिंग में है, 5f पेंडिंग में, तो यहाँ 5f आ जाएगा। अब इसके अलावा जो भी पेंडिंग में रहेगा वो पेंडिंग में रहेगा, क्यों, क्योंकि आज के पीरियड टेबल में 118 के बाद एलिमेंट ही हमारे पास नहीं है, तो जो अनयूज्ड है वो नहीं हो पाते हैं, इसीलिए आपको कभी भी g ऑर्बिटल और h ऑर्बिटल और i ऑर्बिटल को बेसिकली सुनने को नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इतने एलिमेंट्स ही नहीं है जिसके अंदर इन ऑर्बिटल्स को भरने लायक इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हो, गॉट इट। तो दिस इज हाउ पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। कैसे आता है कि s और p n रूल पे चलता है, d n-1 रूल पे चलता है, और f n-2 रूल पे चलता है, s एसोसिएटेड है, ठीक है। कि अगर आप एक एटम बना लो इस तरीके से, और एक आप एक पीरियोडिक टेबल बना लो, तो इस तरीके से एटम को पीरियोडिक टेबल के अंदर एडजस्ट किया गया है, ठीक है। और व्हाट डज दिस मीन कि n और n-1 और n-2 का मतलब क्या है, कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में s और p जिस पीरियड में आएंगे उनके आगे नंबर जो होगा वो भी वही वाला होगा, मतलब उनके आगे जो क्वांटम नंबर लगेगा n, वो कौन से वाला लगेगा, जिस पीरियड में वो है, जबकि d जिस पीरियड में होगा उससे एक कम क्वांटम नंबर वाला होगा, तो 4th पीरियड में है तो 3d वाला, 5th में है तो 4d वाला, 6th में है तो 5d वाला, 7th में है तो 6d वाला, और f जिस भी पीरियड में आएगा उससे उसका क्वांटम नंबर जो पीरियड का नंबर है उससे 2 कम होगा, तो मतलब जैसे 7th पीरियड में आया तो 5f है, अगर 6th पीरियड में आया तो 4f है, क्या बात समझते हो, क्लियर है। और बाकी जो पेंडिंग में रहेगा वो पेंडिंग में रहेगा, जब 119वां या उसके आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो फिर ये भी यूज़ में आने लगेंगे, ठीक है। इसी वजह से g h i इन सब ऑर्बिटल्स के बारे में बात ही नहीं होती है। सो दिस इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। बोर्ड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल में कैसे था वो आपने देखा, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ते वक्त पढ़ा होगा कि एक रूल था, एक थ्योरी थी, वोर्ट्ज़बरी थ्योरी। वोर्ट्ज़बरी थ्योरी के अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पीरियोडिक टेबल में तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के वो सारे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही हैं। तो बेसिकली क्या था कि वोर्ट्ज़बरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, ऑर्बिटल की एनर्जी वो n+l रूल पे डिपेंडेंट है, और जब ये फेल हो जाता है तो n चेक करते हैं, क्लियर है। किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, ठीक है, मतलब अदर देन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। और जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती हैं बोले तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, उसके लिए जो ऑर्बिटल एनर्जी होती है, ऑर्बिटल एनर्जी वो बेसिकली n पे डिपेंडेंट होती है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है, पॉइंट आता है समझ। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो 2s होगा और 2p होगा उसकी एनर्जी इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर n सेम है तो एनर्जी क्या होगी, सेम। जबकि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मतलब अदर देन हाइड्रोजन है, तो 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसका n है 2 और इसका s के लिए l कितना होता है 0, और यहाँ पे 2p जो है उसका n है 2 और p के लिए l कितना होता है 1, तो 2 + 1 कितना आ रहा है 3, और 2 + 0 कितना आ रहा है 2, तो n + l किसका ज़्यादा आ रहा है 2p का, तो इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब 2s और 2p की एनर्जी हाइड्रोजन से अलग जो एलिमेंट्स हैं उनमें अलग रहेगी,
मतलब कि 2p की ज़्यादा रहेगी 2s से, और अगर हाइड्रोजन होगा तो 2s और 2p की एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल। अच्छा, जब मैंने ये कहा कि n+l फेल हो जाता है तब n पे बात आती है, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो आपके पास 3s है और आपके पास जो है वो 2p है, तो 2p में n कितना है 2 और l कितना है आपके पास 1, क्योंकि p के लिए l 1 होता है, तो दोनों को प्लस करने पे 3 आ गया। और जो 3s है उसके लिए n कितना है 3 और s के लिए l कितना होता है 0, तो 3 + 0 भी कितना आ गया 3, तो दोनों का n+l 3 आ गया, तो यहाँ पे n+l फेल हो गया। अब अगर आपको कंपटीशन में जिताना है तो किसके बेसिस पे जीतेगा, 3 के बेसिस पे, तो मतलब 3s की एनर्जी जो होगी वो 2p से ज़्यादा होगी। तो ये आपको समझ आता है। तो वोर्ट्ज़बरी थ्योरी होती है ये, कौन सी, वोर्ट्ज़बरी थ्योरी। तो वोर्ट्ज़बरी थ्योरी का इस्तेमाल करके पीरियोडिक टेबल में फाइनल रीअरेंजमेंट करी जाती है। क्या है फाइनल रीअरेंजमेंट? फाइनल रीअरेंजमेंट ये है कि सबसे पहले जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 1s आएगा, फिर सेकंड पीरियड में 2s आएगा, फिर 2p आएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे चल रहा है ये, ऐसे एनर्जी वाइज। फिर अगले पीरियड में 3s आएगा, 3p आएगा एनर्जी वाइज, फिर अगले पीरियड में 4s आएगा, फिर 3d आएगा, क्योंकि 4 + 0 4 होता है और 3 + 2 कितना होता है 5, डन। और इसके बाद आएगा 4p, जो 4 + 1 क्या देगा 5, ये भी 5 दे रहा है n+l, ये भी 5 दे रहा है, बट क्योंकि इसका n ज़्यादा है तो इसलिए ये बाद में भरा जाएगा इसके, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा आपके पास 5s, फिर 4d, फिर 5p, इस ऑर्डर में, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 6s, फिर 6 + 0 कितना होता है 6, तो यहाँ पे आएगा 4f, फिर 5d और उसके बाद 6p, ठीक है। और जो 7th पीरियड है उसमें कैसे होगा, उसमें चलेगा ऐसा 7s, फिर 5f, फिर 6d और फिर चलेगा 7p। दिस इज हाउ पीरियोडिक टेबल इज मेड। गॉट इट, क्लियर है? तो इसी वजह से जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हो तो उसका जनरल जो फॉर्म आता है, कैसा फॉर्म आता है, जनरल फॉर्म, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। अगर मैं उसको बनाऊं तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी से दिखती है, छोटी सी, ऐसे कुछ, ठीक ना। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे जो पहला पीरियड होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, वो सिर्फ s ब्लॉक के होते हैं, प्रूव्ड, क्लियर है। अगले वाले में 2 एलिमेंट s के होते हैं और बाकी 6 एलिमेंट जो होते हैं p ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया s और p। फिर अगले में फिर 2 एलिमेंट s के होते हैं और फिर p के होते हैं बाकी 6, तो फिर ये प्रूव हो गया कि इससे मैच कर रहा है। उसके बाद पहले s भरे जाते हैं, जैसे आपको पता होगा 19 20, ठीक है। उसके बाद 21 से लेकर 30 तक आपके कौन से होते हैं, डी के होते हैं, गॉट इट, डी के, क्लियर। और जितने डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने ही डी, जो हमारा डी ब्लॉक है उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद फिर पी स्टार्ट होता है 31 32 33 34 35 36, जैसे पी में 6 आ सकते हैं, ऐसे पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक पीरियड में 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज हाउ। तो पहले में एस ओनली, फिर एस और पी, फिर एस और पी, फिर एस डी पी, फिर एस, फिर डी, फिर पी, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो एस ब्लॉक के होते हैं 2, जो कि होते हैं 55 और 56। फिर 57 से लेकर 71 तक जो होता है, 57 खुद एक लेंथेनियम होता है, लेंथेनियम पे स्टार लगा हुआ होता है, क्लियर है। वो बेसिकली लेंथेनॉइड्स उसी के नाम पे पढ़ते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लाइक एफ ऑर्बिटल्स, मतलब एफ जो है उसका एलिमेंट अज्यूम कर लिया जाता है, क्लियर है। हालांकि उसे लिखा डी ऑर्बिटल में गया है पर वो लेंथेनॉइड्स की तरह ट्रीट होता है, ठीक है, गॉट इट, ये ध्यान रखना। तो 57 से लेकर 71, क्लियर है, 57 से लेकर 71 तक हमारे पास कौन आ जाते हैं, हमारे पास लेंथेनॉइड्स, मतलब कि एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा एस के बाद क्या बनने लग गया, एफ, फिर 71 जहाँ खत्म होता है वहाँ 72 से स्टार्ट होता है और 80 तक जाता है, मतलब डी, क्लियर है। और उसके बाद डी जब खत्म होता है फिर पी आता है, क्लियर है। तो इसका मतलब पैटर्न क्या बन गया, पहले एस, फिर एफ, फिर डी, फिर पी, फिर प्रूव हो गया, क्लियर है। और लास्ट में फिर दोबारा से 87 और 88 जो आपके एस ब्लॉक के होते हैं वो लेफ्ट में आ जाते हैं, पहले भरते हैं। और फिर 89 स्टार एक्टिनियम, और उसके बाद 90 से 103, मतलब 89 से 103 हमारे पास एक्टिनॉइड्स हो गए। 103 के बाद 104 से लेकर 112 तक फिर डी ब्लॉक में आएंगे, और फिर 113 से लेकर 118 तक आपके पास कहाँ जाएंगे, पी ब्लॉक में। सो दिस इज द होल सिनेरियो बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, कैसे कैसे वो बना हुआ है। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो किसी भी
कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये पैटर्न जो है बहुत ज़रूरी है। आपको ये चक्रव्यूह टाइप का जो पैटर्न बना हुआ है, मैं इसे चक्रव्यूह टाइप ऑफ पैटर्न कहता हूँ, उसको मेमोरी में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कुछ भी आप मान लीजिए कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी, स्पेशली जैसे क्रोमियम और कॉपर पे काफ़ी ध्यान देते हैं, तो क्रोमियम को ले लेते हैं, तो उसका 24 होता है। तो आपको बताया जाता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 24 टॉफ़ीज़ ले लीजिए और उसको बांटना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले एस को टॉफ़ी मिलेगी 2, फिर 2s को टॉफ़ी मिलेगी 2, फिर 2p को टॉफ़ी मिलेगी 6, फिर 3s को टॉफ़ी मिलेगी 2, फिर 3p को टॉफ़ी मिलेगी 6, फिर 4s को टॉफ़ी मिलेगी 2 और फिर 3d को टॉफ़ी मिलेगी 4। पर फिर आपको वो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाला ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट बताया होगा, तो आपको बोला गया होगा कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है ताकि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? एक्सचेंज एनर्जी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो गया और ये भी क्या है? हाफ फिल्ड। जबकि पहले ये फुल्ली फिल्ड था तो वो क्या था? पार्शियली फिल्ड। गॉट इट? तो दिस इज द फाइनल ग्राउंड लेवल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब ये तो सबको लिखनी आती है, बट मान लो कि कोई बोलता है क्रोमियम की वो वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो कौन सी वाली है? 2,8 वाली, और 4 ऑप्शन दे दे। पहला ऑप्शन 2,8, 14, ठीक है, ए ऑप्शन कि 24 के लिए पहला जो होगा वो 2,8, 4 होगा। दूसरा हमारे पास जो है वो दे दे 2,8, 8, 6, और तीसरा दे दे 2,8, 13,1, और फोर्थ दे दे नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फिर हम कौन सा चूज़ करेंगे? तो इट्स लाइक हमें चूज़ करना चाहिए या तो फर्स्ट या तो सेकंड, बट एक्चुअली में आंसर आएगा थर्ड। दिस इज़ व्हाट इज़ द रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे आया? आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करी वहीं से आया। देखो, सबसे पहले आप 1 वाले के गिनो। 1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको? 2। फिर आपको 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? 2 + 6 8। फिर आपको 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? 2 + 6 8 + 5 13। और फिर 4 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? 1। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्स इनटू एक्ट। पहले आपको इसके अकॉर्डिंग भरना है, प्लस वो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा के, और उसके बाद इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले जो 1 वाले के साथ एसोसिएटेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको लिखना है, फिर 2 वाले के साथ जो एसोसिएटेड है उनको लिखना है, और फिर 3 वाले के साथ जो एसोसिएटेड है उनको लिखना है, और फिर 4 वालों के साथ फिर 5, ऐसे चलते जाना है। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑल्सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो आज जो हमने लेक्चर अटेंड किया उसमें हमने क्या देखा कि कैसे एटॉमिक जो एटम का स्ट्रक्चर है और पीरियोडिक टेबल है वो आपस में एसोसिएटेड है। समझ रहे हो ना, वो n-1 n-2 वाला जो रूल चला पीरियोडिक टेबल में, और कैसे कैसे ऑर्बिटल्स को ध्यान रखते हुए कैसे मैजिकल नंबर्स एसोसिएटेड है किससे? नंबर ऑफ शेल्स से, कितने इलेक्ट्रॉन में जो मैक्सिमम आ सकते हैं उससे, मतलब 2,8, 18, 32 कैसे एसोसिएटेड है 2,8, 18, 32 से। गॉट इट? वो पढ़ा। उसके बाद फिर मैजिकल नंबर्स हमने जब पढ़ लिए तो कैसे बोर्ड्सबरी थ्योरी क्वांटम नंबर इससे रिलेटेड है, और मैजिकल नंबर्स क्या मीनिंग रखते हैं वो सब हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी सीखी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप ऐसे तो कर ही सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, बस वो हाफ फिल्ड वाला स्टेबल होता है, उससे भी ज़्यादा फुल्ली फिल्ड वाला स्टेबल होता है, और सबसे कम स्टेबल पार्शियली फिल्ड वाला होता है। वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल का जो बड़ा फॉर्म है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको पूरा का पूरा उसको डिस्कस करेंगे, उसमें से जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।